Okay, so we will start with next chapter today, and that is atomic and nuclear physics. Atomic and nuclear physics. Well, for this year, nuclear physics का part हटा दिया है, so only atomic physics is there. Okay, for this year मतलब for the current year 2021 में जो एग्जाम होगी उसके लिए बोल रहा हूँ, because of COVID, reduced syllabus के according nuclear physics is not there. Okay, so let us start with this chapter. ये chapter extremely simple है. तो इस chapter में basically हम atomic structure के बारे में देखेंगे. तो जो पहला मॉडल था, the first model of atom was given by Dalton. Okay, तो Dalton said that हमारे पास अगर एक सब्सटेंस है, हम सब्सटेंस को ब्रेक करते गए तो अल्टीमेटली द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट यू गेट इज कॉल्ड एज एटम. और एटम का मतलब होता है इट इज फर्दर, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, ये इनडिविजिबल होता है. तो एटम इस वर्ड का ही मतलब होता है इनडिविजिबल. तो अकॉर्डिंग टू डेल्टन एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. ओके, देन केम थॉमसन मॉडल. जे थॉमसन का मॉडल आया. थॉमसन accidentally discovered emission of negative charges from an atom. तो अगर एटम फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता और एटम न्यूट्रल होता है, आपको पता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो अगर वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता तो फिर इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्जेस क्यों इमिट होने लगे यहाँ से. तो जे थॉमसन said atom can further be divided into positive charge and negative charges. So he took, इन्होंने जो मॉडल दिया था it was plum pudding model. अब plum pudding model का मतलब क्या है, that positive charge is like plum. plum मतलब आपको पता होगा, आपने हाइड एंड सीक बिस्किट खाया होगा. तो हाइड एंड सीक बिस्किट में नॉर्मली क्या होता है, that you have a base को बोलते हैं plum, और उसमें होते हैं छोटे छोटे चॉकलेट पीसेस. तो इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक चॉकलेट पीसेस. ओके, तो जे थॉमसन gave plum pudding model of atom in which positive charge was everywhere, distributed everywhere, और उस पे इलेक्ट्रॉन्स were embedded, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है. तो this was जे थॉमसन मॉडल. And obviously जब आप एक मॉडल की बात करते हो तो there are some successes, there are some failures of the model. Okay, तो obviously ये जो मॉडल है जे थॉमसन का, it could not explain few things, जैसे कि atomic spectra. क्योंकि जब एक एटम लाइट इमिट करेगा तो आपको समझाना होता है कि ये इमिशन क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन इमिशन इज देयर. जे थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग positive charge is everywhere and electrons are on this positive plum. तो इसको plum pudding model बोलते हैं by the way. तो this model failed to explain observed atomic spectra. तो वो explain नहीं कर पाया. Then Rutherford made his students work. उसके दो स्टूडेंट थे, गीगर एंड मार्सडेन. तो रुदरफोर्ड ने उनको एक एक्सपेरिमेंट दिया. इट इज वेरी फेमस रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, सुना भी होगा आपने, या फिर आपने ये भी सुना होगा गीगर एंड मार्सन एक्सपेरिमेंट. उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने, दे टुक अ गोल्ड फॉइल एज टारगेट. सो एक गोल्ड फॉइल लिया था एज अ टारगेट, उस पे अल्फा पार्टिकल्स, तो यहाँ पे सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है. फिर आपको पता है अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. तो किसी भी दो अल्फा पार्टिकल में रिपल्शन होगा मतलब यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं दे शुड गो इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. हमको वैसा नहीं करना है, हमको कॉलिमेट करना है, मतलब फोकस करना है. हमको फोकस्ड बीम चाहिए अल्फा पार्टिकल का. तो अल्फा पार्टिकल का बीम प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे दो लीड ब्रिक्स यूज किए गए. लीड ब्रिक्स मतलब I mean they are used as collimators, so this is collimation के लिए यूज किया गया, राइट.
तो अल्फा पार्टिकल का जो हाईली एनर्जेटिक बीम है वो जब टारगेट इज दिस गोल्ड फॉइल का टारगेट है, these are collimators, these are अल्फा पार्टिकल्स। तो जब ये अल्फा पार्टिकल का बीम गोल्ड के टारगेट पे इंसिडेंट होगा, उसके पीछे एक डिटेक्टर है। नाउ दिस डिटेक्टर विल डिटेक्ट नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स। तो कितने एंगल पे अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग हुआ, ये हम देख के वी कैन कंक्लूड समथिंग। तो सबसे पहली आइडिया ये है कि अगर जे थॉमसन का मॉडल करेक्ट है, तो व्हाट इट मींस, इफ दिस मॉडल इज करेक्ट, तो जो अल्फा पार्टिकल्स है, दोज अल्फा पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल डायरेक्टली पेनिट्रेट तो हो नहीं सकता, राइट? अल्फा पार्टिकल कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू न्यूक्लियस। ऐसा तो होगा नहीं कि न्यूक्लियस के अंदर से आर पार हो गए। तो पहला एक्सपेक्टेशन ये था दैट दिस अल्फा पार्टिकल्स शुड नॉट बी डिटेक्टेड एट 0 डिग्री। तो जो पीछे डिटेक्टर है आपके पास यहाँ पे, तो 0 डिग्री या स्मॉल एंगल्स पे डिटेक्शन मिलना नहीं चाहिए। दूसरा, जब अल्फा पार्टिकल आएगा रिपल्शन की वजह से, तो आपको हाई एंगल पे स्कैटरिंग नहीं मिलना चाहिए। मतलब दिस अल्फा पार्टिकल कैन कम एंड गेट स्कैटर्ड, राइट? scattered but not at high angles. Why not at high angles? High angles पे क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि high angles पे scattering मिलने के लिए पॉजिटिव चार्ज एक बहुत स्मॉल रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा उतना ज्यादा स्कैटरिंग की पॉसिबिलिटी है, राइट? तो द मोर कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज यू हैव, द मोर विल बी स्कैटरिंग। ओके, तो स्कैटरिंग उतना ज्यादा मिलने वाला है आपको। ओके, तो द आइडिया वाज वेरी सिंपल हियर, यू शुड नॉट गेट any alpha particle at 0 degree or very small angles. You should not get any alpha particles at very high angle, मतलब more than 90 degree के लिए। लेकिन observations जो थे exactly इसके उल्टे रहे। So most of the alpha particles were detected at 0 degree or very less angle. Some alpha particles were detected at more than 90 degree and few of them were detected at exactly 180 degree. तो बैक स्कैटरिंग बोलते हैं उसको। तो हमको बहुत स्मॉल एंगल पे बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल मिले, फिर 90 डिग्री से ज्यादा स्कैटरिंग पे भी कुछ मिले, 180 डिग्री पे भी कुछ मिले हम लोगों को, राइट? तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो थॉमसन का मॉडल है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज जो है ये स्प्रेड हुआ है। लेकिन इन रियलिटी अगर ऐसा होता तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके रिजल्ट्स ऐसे नहीं मिलने चाहिए थे जो हमको मिले हैं, विच मीन्स दैट न्यूक्लियस, विच मीन्स पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक बहुत स्मॉल रीजन में है। So positive charge is concentrated in a very small region of space, which is called as a nucleus. Okay. Then next question आता है कि अगर ऐसा है, positive charges are concentrated in a very small region of space, then where are negative charges? क्योंकि अगर positive charge एक small region में है, इसका मतलब ये मॉडल तो करेक्ट नहीं है जिसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड था, उस पे इलेक्ट्रॉन्स थे। तो अकॉर्डिंग टू द मॉडल, अगर पॉजिटिव चार्ज एक स्मॉल रीजन में है तो वेयर आर इलेक्ट्रॉन्स? तो रुदरफोर्ड सेड इलेक्ट्रॉन्स आर इन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस सिमिलर टू दैट ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। अगर ऐसा लेते हो तो देन यस, यू कैन हैव alpha particles passing undeviated through the atom। फिर इस केस में आपको स्मॉल एंगल स्कैटरिंग मिल सकता है। ओके, देन रुदरफोर्ड ने बोल तो दिया, एज आई टोल्ड यू, कोई भी थियरी के अपने प्रोस एंड कॉन्स है। रुदरफोर्ड ने बोल तो दिया कि इलेक्ट्रॉन्स are in circular orbit, but then
नया क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स आर इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस ऐसा बोलते हो, इसका मतलब ये होता है, अगर आपको सर्कुलर मोशन के बेसिक्स याद है, तो अकॉर्डिंग टू बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेटेड मोशन। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर मोशन में है तो इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड है, क्योंकि एनी सर्कुलर मोशन इज एक्सीलरेटेड। फिर चाहे इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव हो रहा हो या इलेक्ट्रॉन वेरिएबल स्पीड के साथ मूव हो रहा हो, एक्सीलरेटेड होता ही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसा मोशन था इन विच द इलेक्ट्रॉन मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, बट लीनियर स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन आपको पता है वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे अलोंग टेंजेंट होता है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा था। तो यू नो दैट एनी सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में है तो इट इज एक्सेलरेटेड। अगर एक चार्ज्ड पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है तो वो कंटिन्यूअसली फोटॉन्स या फिर रेडिएशन इमिट करता है। तो यू हैव टू मेक अ लिंक। बहुत सिंपल सा आइडिया था। रुदरफोर्ड ने बोला न्यूक्लियस में सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस इज अ वेरी स्मॉल रीजन जहां पे सारा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है। इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? इलेक्ट्रॉन्स आर इन सर्कुलर ऑर्बिट। देन अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में है तो सर्कुलर ऑर्बिट एक्सीलरेटेड मोशन होता है। सर्कुलर मोशन इज एक्सीलरेटेड मोशन। अगर एक्सीलरेटेड मोशन है तो इलेक्ट्रॉन्स शुड कंटिन्यूअसली इमिट एनर्जी। क्यों? क्योंकि चार्ज पार्टिकल जब एक्सीलरेट होते हैं तो दे इमिट रेडिएशन। अगर ऐसा है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये स्लोली स्लोली न्यूक्लियस में स्पाइरल हो जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी लूज कर रहा है। एनर्जी लूज कर रहा है मतलब उसका एनर्जी कम हो रहा है। एनर्जी कम हो रहा है मतलब इट शुड डिक्रीज इट्स रेडियस एंड फाइनली इट शुड फॉल इनटू न्यूक्लियस। ऐसा तो फिर कभी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए, पर इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट होते हैं, हमको पता है। तो रुदरफोर्ड ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया। रुदरफोर्ड कुड नॉट गिव अ सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेबल एटम। एटम स्टेबल क्यों हुआ फिर? रुदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन। देन केम बोहर्स मॉडल। तो बोहर्स मॉडल ने रुदरफोर्ड के जो फेल्यूर्स थे उसको एक्सप्लेन किया, और रुदरफोर्ड ने मॉडल दिया इन द फॉर्म ऑफ थ्री पोस्टुलेट्स। तो पोस्टुलेट नंबर 1, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन इज इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, मान लेते हैं। तो आपको पता है सर्कुलर मोशन से, फॉर एनी सर्कुलर मोशन यू नीड टू हैव सेंट्रीपिटल फोर्स। तो पोस्टुलेट नंबर 1 ऑफ बोहर्स मॉडल, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहां से आया, किसने प्रोवाइड किया? तो बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट टेल्स अस दैट necessary centripetal force for circular motion of electron is provided by Coulombic force between electron and proton। और याद रखो ये बोहर्स मॉडल जो है वो स्पेसिफिकली हाइड्रोजन आइटम के लिए था। तो बोहर का फर्स्ट पोस्टुलेट बताता है कि इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलर मोशन है उसके जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन से आया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होगा, mv²/r। इट इज इक्वल टू कूलम्बिक फोर्स। आपको पता है दो चार्जेस में फोर्स क्या होता है, 1/4πε0 चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्योंकि चार्ज ऑन प्रोटॉन ई होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस ई होता है। मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो अपॉन r²। पता है ना, फोर्स between two charges 1/4πε0 q1 q2/r², राइट। तो ये है फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोहर। तो मान लेते हैं सर्कुलर मोशन में है इलेक्ट्रॉन, तो अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, किसने दिया? कूलम्बिक फोर्स ने दिया। पोस्टुलेट नंबर 2, पोस्टुलेट नंबर 2
इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसका स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करता है। जैसे रुदरफोर्ड के मॉडल में ये फेल्यूर था, रुदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ कम यू कैन हैव स्टेबल ऑर्बिट्स, क्योंकि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो इट विल स्टार्ट इमिटिंग रेडिएशन बिकॉज ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। बट रुदरफोर्ड के इस फेल्यूर को बोवर्स के सेकंड पोस्टुलेट से एक्सप्लेन किया जा सकता है, वेयर यू से दैट देयर आर सम ऑर्बिट्स, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कुछ ऑर्बिट्स में है, और वो जो ऑर्बिट्स है ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड, किसी भी दो ऑर्बिट के बीच का जो स्पेस है वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। तो देयर आर सम स्टेबल ऑर्बिट्स। अब ये स्टेबल ऑर्बिट वो ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम मतलब L ये h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है, वेयर n इज इंटीजर वैल्यू एंड h आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। So postulate number 2 tells you that only those orbits are allowed in which angular momentum of electron मैं बार बार बोल रहा हूँ, एटम नहीं, एटम का क्या एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, तो only those orbits are allowed in which angular momentum of electrons is integral multiple of h/2π. These orbits are stable orbit, मतलब जब जब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट्स में होगा जिसमें एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है, तब तब इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट जो है वो स्टेबल है, राइट। ये प्रॉब्लम था रुदरफोर्ड के मॉडल में। रुदरफोर्ड ने एक्सप्लेन कर ही नहीं पाया, उसने बोल तो दिया इलेक्ट्रॉन इज इन सर्कुलर ऑर्बिट, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन दिस कि व्हाई अ स्टेबल ऑर्बिट, हाउ कम एटम बी इज स्टेबल। तो दैट वाज गिवन बाय सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल। ओके, तो ये जो पोस्टुलेट्स है ना ये काम के हैं, तो आपको पता होना चाहिए। देन कम्स थर्ड पोस्टुलेट। देखो क्या होता है कि आपने कुछ बोल दिया, सिर्फ आपके बोलने से नहीं चलता है वो, यू हैव टू एक्सप्लेन इट। तो अगर आप लिंक बना रहे हो, ओके, थॉमसन मॉडल कहाँ फेल हुआ था, प्लम पुडिंग मॉडल, वो जो ऑब्जर्व्ड हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था, मतलब जो हाइड्रोजन एटम से लाइट इमिट हो रही थी, वो एक्सटेंड नहीं कर पाया। ओके, देन क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बिकॉज अगर प्लम पुडिंग मॉडल है तो हाउ कम यू आर गेटिंग इमिशन। अब बोहर्स के मॉडल में भी ये प्रॉब्लम है। एक तो बोहर ने बोल दिया कि जब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में है जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π है, वो स्टेबल ऑर्बिट होता है। मतलब जब जब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में होगा तो इमिशन नहीं होगा, एनर्जी इमिट नहीं होगा, रेडिएशन इमिट नहीं होगा। फिर कब होगा, क्योंकि वी नॉर्मली एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है कि एटम्स डू इमिट लाइट, तो कब होगा, फिर वो है बोहर्स थर्ड पोस्टुलेट। बोहर्स थर्ड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग there will be emission of energy radiation जब जब इलेक्ट्रॉन nth हायर ऑर्बिट से, सो मान लेता हूं मैं ये nth हायर ऑर्बिट है, ये pth लोअर ऑर्बिट है, जब जब इलेक्ट्रॉन nth हायर ऑर्बिट से pth लोअर ऑर्बिट पे ट्रांजिशन करेगा, so whenever electron jumps from nth higher orbit to pth lower orbit, then it emits energy. So Bohr's third postulate is exactly that. Whenever there is transition from nth orbit to pth orbit, there is emission of energy, and the energy emitted is difference of energy possessed by electron in the two orbits. मतलब हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन जब किसी भी एक ऑर्बिट में होता है, पहले ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में, तीसरे ऑर्बिट में, जिसमें भी होता है, हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर एनर्जी होता है।
तो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा है, pth ऑर्बिट में कम है, तो जब n से p में आएगा एक्स्ट्रा एनर्जी जो होगा वो इमिट करना पड़ेगा। तो an atom emits light or energy whenever it makes transition from nth higher orbit to pth lower orbit, and the energy emitted is a difference of energies possessed by electron in the nth higher orbit and the pth lower orbit. So En minus Ep equal to h nu. तो ये तीन postulates पे everything is based. तो postulate नंबर 1 याद रखना, सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? कूलम्बिक फोर्स। दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बताता है, L इक्वल टू NH/2 पाई। तीसरा आपको बताता है कि इमिशन कब होगा, एनर्जी का इमिशन कब होगा। तो इस पे से आप रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट निकाल सकते हो। यू कैन डिराइव रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। ओके, तो हाउ टू फाइंड आउट रेडियस? आपको पता है फर्स्ट पोस्टुलेट mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 e स्क्वायर बाय r स्क्वायर। मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एक r कैंसिल कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 e स्क्वायर बाय m इंटू r। ओके, राइट। एंड you know second postulate क्या है? In L, angular momentum is equal to NH/2 pi, but if you know angular momentum होता है mvr, angular momentum by definition is L bar equal to r bar cross p bar by, in terms of magnitude, rp sin theta। लेकिन सर्कुलर मोशन में ये है आपका रेडियस वेक्टर r बार, ये है आता है टेंजेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट। तो आपको पता है वेलोसिटी टेंजेंट है, तो मैं वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मोमेंटम मिलता है। मतलब मोमेंटम और रेडियस वेक्टर 90 डिग्री पे है, तो साइन 90, ये याद रखना हमेशा, रेडियस एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर, मतलब रेडियस एंड मोमेंटम आर आल्सो परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा जो है वो 1 आएगा, तो आपको मिल जाएगा एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू आर पी, बट पी इज एम इंटू वी, मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी। तो एम वी आर इज एंगुलर मोमेंटम, सो एंगुलर मोमेंटम इज एम वी आर इक्वल टू NH/2 पाई। तो यहाँ से आपको मिल गया v इक्वल टू NH/2 पाई mr। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपको मिलेगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 e स्क्वायर बाय m r। एक m एक r, एक m एक r, 4 गया, एक पाई गया, तो आपको मिलेगा यहाँ से, आपको r चाहिए था तो r आपको मिल जाएगा यहाँ से। यू हैव टू सब्स्टिट्यूट, यू जस्ट हैव टू, आपको सिर्फ पैरामीटर्स को यहाँ से वहां करना है, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। तो यू विल गेट r इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई m e स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट। nth बोर ऑर्बिट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक से ज्यादा ऑर्बिट होते हैं, आपको पता है, देयर आर मेनी ऑर्बिट्स। ओके, तो यू हैव दिस एज फॉर्मूला फॉर nth बोर ऑर्बिट। तो फॉर n इक्वल टू 1 मुझे अगर पहले ऑर्बिट का रेडियस निकालना है, वेल बाय द वे यहाँ पे ध्यान देना, ये आप लिख सकते हो h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 पाई m e स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। तो जब आप n की वैल्यू 1 डालोगे तो आपको
पहले ऑर्बिट का रेडियस मिलेगा h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 पाई m e स्क्वायर। h की वैल्यू कांस्टेंट, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कांस्टेंट, पाई की वैल्यू कांस्टेंट, m की वैल्यू कांस्टेंट, e की वैल्यू कांस्टेंट। तो ये सारा कांस्टेंट ही है और n की जगह पे तो 1 डाल ही दिया है आपने, राइट। तो ये आपको मिलता है, if I am not wrong, something like 0.5 angstrom, something like that. Okay, तो value is not important here, you can check by yourself. बात value की नहीं है, you can check by yourself. Anyways, आप लिख सकते हो यहाँ पे therefore nth orbit का radius is r1, क्योंकि ये r1 है, okay, into n square. तो अगर आपको सेकेंड बोहर ऑर्बिट का रेडियस निकालना होगा तो n की जगह पे 2 डालोगे तो r2 आपको मिल जाएगा 4 टाइम्स ऑफ r1। थर्ड का निकालना होगा तो 9 टाइम्स ऑफ r1 so on so forth। तो ये आपको मिल जाएगा r1 into n square। ओके, राइट, दिस इज व्हाट यू विल गेट। आपको ये पता होना चाहिए, राइट। तो यू हैव अ फॉर्मूला फॉर nth बोहर ऑर्बिट। तो कैसे किया हमने, अभी एग्जाम में जब लिखते हैं हम लोग और अगर आ गया डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट, तो उस केस में आपको याद ये रखना है कि आप बोहर के पहले दो पोस्टुलेट यूज करते हो, दैट्स इट। पहले पोस्टुलेट में से v स्क्वायर इक्वल टू समथिंग, दूसरे पोस्टुलेट में v इक्वल टू समथिंग, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे और उसको सिंप्लीफाई करोगे। इतना ही याद रखना होता है आपको। तो इम्पोर्टेंट चीजें आपको याद रखनी होती है कि मुझे अगर रेडियस का इक्वेशन डिराइव करना है तो व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा कि दो पोस्टुलेट यूज करने पड़ेंगे। फिर अगर वेलोसिटी का इक्वेशन चाहिए, वेलोसिटी का इक्वेशन चाहिए, है ना, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ये करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 जो है वेलोसिटी का इक्वेशन, और ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है रेडियस का इक्वेशन, तो इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देना तो वेलोसिटी मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, इक्वेशन 2 क्या है, NH अपॉन 2 पाई mr, तो V इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई m r। What is r? R is h square epsilon 0 square epsilon 0 sorry h square epsilon 0 n square upon pi m e square, pi m e square, pi pi गया, m m गया, एक n गया, एक h गया। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से, you will get this as, this is equal to, ये जो है this will go in the numerator, okay, तो e square upon 2h epsilon 0 n, okay, ऐसा कुछ इक्वेशन मिलेगा आपको। तो दिस इज इक्वेशन फॉर वेलोसिटी, बाकी आप खुद चेक कर लोगे, सो यू हैव टू चेक बाय योरसेल्फ, ओके, तो आपको ऐसा मिलेगा। नाउ व्हाट डू वी नोटिस, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, और यहाँ पे ध्यान दिया होगा तो r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो जैसे जैसे n मतलब हायर ऑर्बिट पे जाते हो, इंपॉर्टेंट है, एज यू गो फॉर हायर ऑर्बिट रेडियस इज इंक्रीजिंग क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट एज n स्क्वायर। और यहाँ पे जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट में जा रहे हो, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जा रहा है वेलोसिटी कम हो रहा है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, n बढ़ेगा मतलब v कम होगा। अब ऐसा क्यों होना चाहिए, सोचो, समझ लो, ये है आपका न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट। तो ऑफ कोर्स जब इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, तो वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स है,
और आपको पता है अट्रैक्टिव फोर्स वेरीज एज एनी फोर्स, अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, चार्जेस में जब फोर्स होता है तो इट वेरीज एज 1/r²। इसका मतलब क्या होता है कि जितना डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स कम होगा, फोर्स कम होगा मतलब वेलोसिटी कम होगा ऑफ कोर्स। तो ये पता होना चाहिए that as you are going into higher orbits, electron is moving away from nucleus, which means attractive force between nucleus and the electron is decreasing, and which means that electron will slow down, तो velocity कम हो जाएगा उसका, right? तो so far हमने क्या किया, हमने अब तक रेडियस का, बोहर रेडियस का इक्वेशन निकाला है, हमने वेलोसिटी का इक्वेशन निकाला है। अब हमको चाहिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है तो एनर्जी अलग है, दूसरे में अलग है, तीसरे में अलग है। तो हमको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का इक्वेशन चाहिए। तो अगेन यू नीड टू नो, अंडरस्टैंड न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। तो जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है। मतलब इलेक्ट्रॉन जिस पोजीशन पे है, लेट अस से एट सम पॉइंट ए एट सम गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो इलेक्ट्रॉन इज इन द फील्ड ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियस की फील्ड में है वो। अगर वो न्यूक्लियस की फील्ड में है तो पोटेंशियल होगा ड्यू टू प्रोटॉन और ड्यू टू न्यूक्लियस। तो आपको पता है जब भी कोई एक पार्टिकल किसी भी एक दूसरे पार्टिकल के फील्ड में होता है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल कम फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक याद है, पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन, वर्क डन इज नथिंग बट चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज विच इज मूविंग, पोटेंशियल ये उसका पोटेंशियल है जिसके फील्ड में दूसरा चार्ज मूव हो रहा है। इलेक्ट्रॉन माइनस ई, ये चार्ज प्रोटॉन की फील्ड में, प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन का पोटेंशियल क्या होगा 1/4πε0 E/r, क्योंकि आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। You have to know basics. Sorry to say this. You should know basics. पता होना चाहिए। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r। और चार्ज कौन सा, जो चार्ज मूव हो रहा है, कौन मूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, इसलिए माइनस ई। किसके फील्ड में, प्रोटॉन की, प्रोटॉन का चार्ज क्या है, प्लस ई। तो ओवरऑल आपको क्या मिल गया, वर्क डन 1/4πε0 E²/r। ये वर्क डन होता है स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद अ नेगेटिव साइन ऑफ कोर्स। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपका आ गया -1/4πε0 E²/r, नॉट r²। r² इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में होता है डिनोमिनेटर में, पोटेंशियल में और पोटेंशियल एनर्जी में नहीं। ओके, ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की जब बात होगी फिर हम वापस बोहर के फर्स्ट पोस्टुलेट की तरफ जाएंगे। mv²/r इक्वल टू 1/4πε0। ओके, क्या था फर्स्ट पोस्टुलेट, E²/r²। एक r कैंसिल, तो आपको मिल गया mv²। मैं हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, मैं हाफ से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हाफ mv², तो यहाँ पे आ जाएगा 1/8πε0 E²/r। क्योंकि ऑलरेडी 4 था, मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आपको मिल जाएगा 8। बट दिस इज काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² which is equal to 1/8πε0 E²/r। Equation number 3, equation number 2, equation number 1. So from equation number 1, 2 and 3, from 1, 2 and 3 आपको मिल जाएगा टोटल एनर्जी E as potential -1/4πε0 E²/r plus kinetic, that is 1/8πε0 E²/r. So therefore you will get 1/4πε0 E²/r common, -1 plus half,
तो ये आ जाएगा टोटल एनर्जी एज -1/8 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर बाय आर। दो चीजें आपको समझनी है, जब जब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा तब तब टोटल एनर्जी नेगेटिव होगा, और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है, सिस्टम इज बाउंड। सिस्टम बाउंड कब होता है, जब फोर्स अट्रैक्टिव हो। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, मतलब न्यूक्लियस पॉजिटिव है, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो ये नेगेटिव साइन पोटेंशियल एनर्जी एंड इन टोटल एनर्जी टेल्स यू दैट द सिस्टम इज अ बाउंड सिस्टम, है ना। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंड है ना, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। तो यू शुड नो दिस। अब अगर आप इस इक्वेशन में, एनर्जी के इक्वेशन में आर का फॉर्मूला डालते हो, तो E इज इक्वल टू -1/8 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर बाय आर। आर अगर आपको याद होगा तो h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर था। तो पाई एम ई स्क्वायर मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, तो आपको मिलेगा ये एज -m(e⁴ अपॉन 8h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n स्क्वायर। ये आ गया आपका एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट En -m(e⁴ अपॉन 8h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n स्क्वायर, राइट। This is energy of electron in nth Bohr orbit of hydrogen atom. मैं जानबूझ के हाइड्रोजन ऐसा थोड़ा सा उसको सिग्निफाई कर रहा हूँ, क्योंकि बोहर्स के पोस्टुलेट्स जो थे वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए थे। अगर मैं जनरल केस लेता हूँ, फॉर एनी एटम लेता हूँ, तो याद रखना दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम। इन जनरल फॉर एनी एटम energy of electron in nth Bohr orbit is m(e⁴ with a negative sign 8h square epsilon 0 square n square into z square, राइट। तो ये पता होना चाहिए। अब आपको पता है m कांस्टेंट, e कांस्टेंट, 8 कांस्टेंट, h कांस्टेंट, एप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट। सिर्फ इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में उस पर डिपेंड करेगा। तो ये m(e⁻h एप्सिलॉन 0 की वैल्यू में डालता हूं तो मुझे मिलता है En इक्वल टू -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप हाइड्रोजन की बात करो तो z स्क्वायर को हटा देना, -13.6 बाय n स्क्वायर। ओके, so this is in general energy of electron in nth orbit, nth Bohr orbit of an atom। तो ये हमको मिल गया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला, राइट। तो सो फार आज हमने क्या किया, आज हमने बेसिक स्टार्ट किया। डेल्टन मॉडल क्या था, थॉमसन क्या था, थॉमसन के फेलियर क्या थे, रुदरफोर्ड मॉडल क्या था, रुदरफोर्ड मॉडल के फेलियर क्या थे, फिर बोहर्स मॉडल क्या है, बोहर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, सेकंड क्या है, ओके, थर्ड पोस्टुलेट क्या है। फिर यूजिंग दिस 1, 2 एंड 3 पोस्टुलेट हमने रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर nth ऑर्बिट में तो उसका रेडियस कितना होगा, nth ऑर्बिट में उसका वेलोसिटी कितना होगा, और nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा हाइड्रोजन एटम का, निकाल लिया। फिर हमने इसको जनरल केस बना दिया एनर्जी के केस में। सिमिलरली आप जब आप इलेक्ट्रॉन के रेडियस या वेलोसिटी की बात करते हो उसके लिए भी आप जनरल केस डिस्कस कर सकते हो, यू कैन डू इट। ओके, तो दैट इज समथिंग आई लीव इट एज एन असाइनमेंट फॉर यू, कि आप देखो कि अभी ये जो रेडियस का हमने फॉर्मूला बनाया है, दिस वन, ये फॉर्मूला हाइड्रोजन एटम के लिए है, किसी और एटम के लिए क्या चेंज होगा ये आपको देखना है। सिमिलरली वेलोसिटी, ये जो इक्वेशन बनाया है ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, फॉर एनी जनरल एटम ये क्या होगा ये आपको देखना है। तो दिस इज असाइनमेंट फॉर यू फॉर टुडे। So we are going to stop here for today, and more topics on this chapter will cover in the next session.